हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम पाठ 2 अध्याय 2 पे चर्चा करेंगे। अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण पे। आज एक चर वाले रेखीय समीकरण पर चर्चा करेंगे। कक्षा 8वीं गणित के पाठ 2 रेखीय समीकरण में लिख लेता हूँ। अध्याय 2 एक चर वाला चर वाले रैखिक समीकरण, इस पे हम चर्चा करना है आज। तो आपको मैं बता दूं, समीकरण जो होते हैं, समीकरण में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होती है चर, एक होता है अचर। तो चर जो होता है, ये चर समीकरण दो प्रकार की चीज़ों मिलके बना होता है, चर और अचर। अब चर क्या होता है? चर जो होता है, चर इसका मान हम बदल सकते हैं। ये चलायमान है। ये क्या है? मान अपन इसका परिवर्तन कर सकते, मान परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तन होता रहता है। और अचर, अचर जो संख्या होती है उसका मान बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। इसका मान बिल्कुल नियत रहता है, स्थिर रहता है। अचर का मान बदलता नहीं, अचर का मान अपरिवर्तित, स्थिर। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। अब अचर का मान स्थिर रहता है। तो आप चर और अचर इन दोनों से मिलकर समीकरण बनता है। इसे हम समीकरण कहेंगे। जैसे कोई ले लेते हैं, से 2x + 5y = 7। तो हम देखेंगे यहाँ पे x और y ये कैसी संख्या है? ये चर है। चर है मतलब हम x और y के मान बदल सकते हैं। कितने बार भी बदल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। x और y के मान 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। और जो 5 है, ये 2 है, 5 है, 7 है, ये अचर है। ये अचर है, इसके मान हम बदल नहीं सकते। ये अचर है, इसके मान बदल नहीं सकते, इसीलिए स्थिर भी कहते हैं इसे। स्थिर है ये, स्थिर। इसके मान परिवर्तन नहीं होगा। 2 की जगह 2 ही लिखा जाएगा, और 3 की जगह 5 की जगह 5 लिखा जाएगा, 7 की जगह 7 ही लिखा जाएगा। यह अचर स्थिर रहता है। तो आप ये बात समझ जाएं कि समीकरण जो होते हैं वो चर और अचर दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। चर जिसका मान परिवर्तन किया जा सकता है, अचर जिसका मान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये हो गया। अब एक चर रेखीय समीकरण में सिर्फ जैसे लिखा भी हुआ एक चर, मतलब सिर्फ एक चर रहेगा। उसमें या तो x रहेगा या y रहेगा। यहाँ हम 2 हैं तो 2 चर हो गया है। अब इसे हम हटाते हैं। एक चर मतलब सिर्फ एक ही उसमें चर संख्या होगी। देखेंगे, उदाहरण के लिए लेते हैं अपन 2x + 5 = 7 9 ले लेते हैं। ये यहाँ पे x एक ही चर है, एक ही चर है। x क्या है? एक ही चर रेखा है। और बाकी जो है, यहाँ पे x एक ही चर रेखा है, और बाकी 2, 5 और 9 ये क्या है? अचर है। अचर कितने हो सकते हैं, लेकिन चर जो है एक होना चाहिए। एक चर रेखीय समीकरण, एक चर वाला ऐसे समीकरण जिसमें एक चर राशि व्यंजक उपयोग किया जाता है। एक चर वाले व्यंजन उपयोग किए जाते हैं। मतलब एक चर जिसमें एक चर वाले व्यंजन से बना समीकरण को क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें रैखिक समीकरण रैखिक क्यों कहते हैं? रैखिक मतलब ये जो एक चर वाला समीकरण है, यह एक रेखा को बताता है। अब हम इसे हल करते हैं। जैसे 2x - 5 = 9, x का मान 1 रखे तो 2 - 5 =
x का मान हमने क्या रखे, 1 रखे, ये जो x का मान अपन 1 रखे तो मान निकलेगा कुछ उसमें, है ना। एक चलिए एक रेखी समीकरण को बताता है, इसीलिए इसे हम एक रेखी समीकरण कहते हैं। रेखा एक रेखा को दिखाता है ये, है ना। ये बराबर मैंने कर दिया हूँ, इसका मतलब कि इसके बराबर कुछ है। अब खाली इतना रहे ये समीकरण, एक रेखा। अब इसको मान रखते जाते हैं, 2 1 का मान x का मान 1 रखे, 2 गुना 1 बराबर 2 गुना 1 धन 5, तो 2 धन 5 बराबर 7, 2 रख दिए, 2 दूना 4 धन 5, तो 4 धन 5 बराबर 9। तो ये मान आते जाएंगे। तो ये जो मान आएंगे हम संख्या रेखा में जब दिखाएंगे इनको, तो ये धनात्मक है, तो 7 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, तो ये एक रेखा में ही दिखेंगे मान, ये रेखा से अलग नहीं होंगे। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, एक रेखिक समीकरण कहेंगे। एक रेखा में दिखाते हैं, इसलिए हम रेखिक समीकरण कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो सवाल हल करने के लिए दिए गए हैं, तो मैं उसको पहले बताने से पहले एक और चीज़ बताता हूँ। इसे हम मिटाते हैं। देखेंगे आपको हम सवाल बताने से पहले अब देखें, हम इस सवाल में जो समीकरण होते हैं, समीकरण में एक बराबर का चिन्ह होता है। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं हम, 2x धन 5 बराबर 25 लिए। इसमें ये बराबर जो चिन्ह है, ये तराजू के पलड़े के समान समझें इसे आप। तराजू, जैसे ये तराजू बना देता हूँ मैं, ये तराजू है, इसका एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है ना। इसको बहुत अच्छे से बनाते हैं। ये देखें, ये बन गया एक हिस्से में एक हिस्सा और एक हिस्से में ये। तो तराजू का ये जो हिस्सा है बीच का, इसे हम बराबर समझें, और यहाँ पे 2x धन 5 समझें और इधर 25 समझें। तो जो बराबर है मतलब इसका मान इसके बराबर है। x की यहाँ पे वो वैल्यू है जो हल करने पे 25 आएगी, वो हमें निकालना रहता है। ये बराबर है, समीकरण ऐसे संतुष्ट होता है। इसे कहते हैं संतुलित समीकरण। ये कैसा हो जाता है, संतुलित समीकरण है ये। मतलब दोनों ही पक्ष बराबर में डिनोट किए गए। तराजू के पलड़े समझ लें। अब आपको इसे हल करना है, तो ये 5 इस तरफ जाएगा, तो इसमें धन में है तो इसमें ऋण में हो जाएगा, तो ये 25 ऋण 5 हो जाएगा। मान परिवर्तन नहीं होगा। ये जो है ये 2x बना रहेगा। ये देखें, यहाँ पे गया धन में है, यहाँ से घट गया ऋण में हो गया। फिर आगे अपन हल करते हैं तो ये 20 हो जाता है और ये 2x रहता है। तो ये बराबर है, बराबर चलते रह गए। और इसके बाद हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मतलब 2x बराबर 20, तो x बराबर 20, और जो इसके साथ संख्या लिखी रहती है वो इसके बटे में चली जाती है, 2 बटे में चले जाएगा। तो ये धन 2 का भाग दी 20 में, 2 धाम 10, 2 धाम 20, 10 बार गया, ये x बराबर वैल्यू आ गई 10। इस तरह से आप कोई भी सवाल हल करना होगा। ये एक मैंने साधारण सा एग्जाम्पल दिया। तराजू के पलड़े के समान बताया मैंने आपको। इस तरह से तराजू के पलड़े में बराबर रहता है, एक साइड में रहता है एक वैल्यू, एक साइड में दूसरी वैल्यू रहती है। अब ये तराजू का जो पलड़ा है, बराबर जो निशान है, इसके सीधे हाथ, मतलब हमारा भी सीधा हाथ, ये हमारा सीधा हाथ हुआ जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये सीधा हाथ में सीधा हाथ है ना, और ये हो गया उल्टा हाथ। तो सीधे हाथ तरफ को हम कहेंगे राइट हैंड साइड, और उल्टे हाथ तरफ को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, यहाँ पे और समझा देता हूँ। बराबर में इस तरफ में सीधा है तो राइट हैंड साइड हो गया,
इस तरफ में हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी एक वैल्यू को लेना है और बराबर करना है दोनों को। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक बराबर के एक साइड में राइट होता है और एक साइड में लेफ्ट होता है। जो हमारा सीधा हाथ है, बच्चों इसी में कन्फ्यूज़न होते हैं कि राइट हैंड साइड कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा। जो हमारा सीधा हाथ है बराबर के समय में हम जिस तरफ से लिख रहे हैं, या कोई बच्चे लेफ्ट से भी लिखते हैं, लेकिन मैं सीधे हाथ से लिख रहा हूँ, सीधे तरफ जिस तरफ से अपन लिख रहे हैं, या जिस तरह से खाना खाते हैं, या यूँ कहें कि अपना जो सीधा हाथ है वो इसमें राइट हैंड साइड हो जाएगा, और अपना जो उल्टा हाथ है वो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब हम आगे सवाल हल करते हैं। तो सवाल जो दिया है, एक सवाल लेते हैं। अब ये बहुत सरल सवाल है, प्रश्नावली के भी सवाल देखेंगे आप। इसमें प्रश्नावली 2.1 जो है आप सभी लोग करेंगे, और जिसको भी जो समस्या आती है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे, है ना। तो प्रश्नावली का सवाल लेते हैं अपन, लेते हैं x ऋण 2 बराबर 7। ये सवाल है प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। अब ये सवाल लेते हैं, अब इसे हल करते हैं, हल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिखें 2.1 बराबर 7। अब यहाँ देखेंगे बराबर के इस तरफ में 7 लिखा है। अब ये अचर राशि है, इस अचर राशि को हमें इस तरफ लाना है, तो हम कहेंगे पक्षांतर करने पर, इसको कहते हैं पक्षांतर करने पर। एक तरकीब ये है, तो हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ये ऋण में है तो इधर धन में हो जाएगा, x ऐसा ही रहेगा, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई 9। 3 लाइन का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। पक्षांतर करने पर हम करते हैं, बहुत जल्दी से बन जाता है। एक विधि ये है, एक विधि ये भी है कि यहाँ पे जो धन ऋण है, ऋण 2 है, देखेंगे ऋण 2 बराबर 7। अब ये ऋण 2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, धन 2। तो ऋण 2 धन 2 7 धन 2, मतलब हमने क्या किए, दोनों पक्षों में धन 2 जोड़े, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऋणात्मक है, इसीलिए हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिए। अब ये दोनों 0 हो जाएगा, x बराबर 7 और 2 9। ये भी एक तरीका है, 2 तरीके हैं, लेकिन पक्षांतर वाला बहुत बेस्ट है, उसमें आप लोग कंसंट्रेट करेंगे। पक्षांतर करने पर हम सवाल हल करेंगे, बहुत अच्छे से बनेगा। अब हम प्रश्नावली के सवाल हो जाएंगे। इसी तरह से सवाल हल करना, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब एक आपको बटे वाले सवाल में करके बताता हूँ, जो बटे वाले होते हैं, मतलब कि यानी चाहिए परिमेय संख्या वाला एक सवाल लेते हैं अपन। तो इसे मिटा दे, परिमेय संख्या वाला सवाल, ये मैं उदाहरण से ले रहा हूँ, उदाहरण 3 का है। उदाहरण 3, x बटे 3 धन 5 बटे 2 बराबर ऋण 3 बटे 2, ऋण 3 बटे 2। ये सवाल है हमारे पास, अब इसे हल करना है हमें। तो x बटे 3 धन 5 बटे 2 बराबर ऋण 3 बटे 2। अब हमें क्या करना होगा, इस 5 बटे 2 का हमें इस तरफ पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पक्षांतर करने पर, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3 बटे 2, ये लिखा हुआ है, ये इस तरफ जाएगा तो ऋण 5 बटे 2 हो जाएगा। ये धनात्मक है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, उस तरफ चले जाएगा तो ऋण हो जाएगा। और यहाँ पे जो है x बटे 3 ये अलग चल रहा है। अब इन दोनों को हम करते हैं, दोनों का हर समान है, लघुत्तम लिए आ जाएगा, 2 का 2 में भाग दी एक बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा किया ऋण 3 हो जाएगा, 2 का 2 में भाग दी एक बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा किया 5 हो जाएगा। तो 5 और दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए 5 और 3 जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 हो जाएंगे 8 बटे 2। यहाँ पे x बटे 3। अब यहाँ पे ये जो x है, x के साथ जो भी वैल्यू रहती है, x के साथ जो भी वैल्यू रहती है वो इस तरफ जाती है, तो बटे में हो जाती है, जो कि हम जान रहे हैं। तो बटे में हो जाती है, मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं x इंटू 1 बटे 3, और इसे लिख सकते हैं ऋण 8 बटे 2।
ऐसा लिख सकते हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये ऋण 1/3 है तो यहाँ 3/1 हो जाएगा। इधर क्या है, ऋण 8/2 है, यहाँ पे 3/1 हो जाएगा। 1/3 है, 3/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का भाग दिया 8 में, 2 चौके 8 गुणा 3, 3 का अपन ने 4 में गुणा की, 4 तिया 12, ऋण 12। तो x की वैल्यू आ गई ऋण 12, है ना, -12। इस तरह से हमें सवाल हल करना है। अब आपको एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 6 नंबर का सवाल मैं लेता हूँ, और जो भी समस्या बनती है, आपको लगता है कि इस प्रश्नावली में ये सवाल में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि भाई उस सवाल में समस्या आ रही है, मैं उस सवाल को ही समझाऊंगा आपको। ठीक, अब आपको अगला सवाल देते हैं अपन। ये 6वां नंबर का सवाल थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट है, देखेंगे। है छोटा सा ही, t/6 बराबर 12 है, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे अचर हमेशा x ही हो ऐसा नहीं है, कभी कभी t हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। t/6 बराबर 6 10। तो जो t है, t क्या है यहाँ, एक अचर राशि, तो t का मान हमें निकालना है। अब इसको अपन अलग करते हैं, तो t इसका मान हो गया 1/6 बराबर 10। अब 10 तो ऐसा रहेगा, ये इधर जाएगा तो पलट जाता है, जैसे नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे हो जाता है ना। जैसे मान लेते हैं कि 2x है बराबर 5 है, तो x बराबर ये 5, ये 2 नीचे चले गया, मतलब 2/1 है तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। ऐसा समझें उसको। जैसे इसको और अच्छे से बताता हूँ, 2x बराबर 5 है तो 5/1, इसको लिखेंगे 2/1 x, तो x बराबर क्या हो गया, 5/1 गुणा 1/2 हो गया। और इसी को हम सम्मिलित रूप में जल्दी से लिख देते हैं 5/2। इसी तरह से यहाँ पे हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10 6/1, तो ये 10 छाप 60, तो t की वैल्यू आ गई 60। इस तरह से हमें सवाल हल करना है। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि भाई कोई भी सवाल हल करें तो हमारा जो थीम है समीकरण का, कि दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, बराबर के दोनों पहलू दोनों तरफ बराबर ही रहना चाहिए। कोई मान अगर एक तरफ घटता है तो दूसरी तरफ बढ़ता है, मतलब अगर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर इस तरफ में भाग गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, इस तरफ में गुणा हो रहा है, ऐसा नहीं, दोनों तरफ भाग होगा, दोनों तरफ गुणा होगा, और उसको समान लेके चलना है, अलग से नहीं करना है कुछ। और सवाल हल करना बहुत आसान है। इस प्रश्नावली के सवाल बहुत इजी हैं, तो आप लोग इस सवाल को हल कर लेंगे, और इस सवाल में जो भी समस्या बनती है तो आप मुझे बताएंगे। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ यहाँ पे, जो बटे वाला है, 12 नंबर का सवाल है। देखिए मिटाते हैं इसे हम। तो आप लोग सवाल हल करेंगे, और जो भी सवाल नहीं बनता है तो आप बताएंगे मुझे, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। देखेंगे सवाल है, हमारे पास सवाल दिया है 12 नंबर का सवाल, x/3 धन 1 बराबर 7/15। ये एक सवाल दिया हुआ, इस सवाल को हमें हल करना है। यहाँ लिखेंगे हल, फिर सवाल उतारेंगे। अब यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं हम। अचर राशि कौन सी है, यहाँ पे अचर राशि सिर्फ 1 है, तो एक का हम पक्षांतर कर देंगे, तो 1 यहाँ धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतर करने पर, है ना। अब 1 इधर चले गया, इस तरफ क्या बचता है, x/3, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, यहाँ लघुत्तम लेंगे 15, 15 का 15 भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7, 15 यहाँ पे 1/1 कुछ नहीं, मतलब 1/1 हो गया, 1 का 15 में भाग देंगे 15 आएगा, 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। अब 15 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 और 7 14 1 15, 8 आ जाएगा, 8। लेकिन ये माइनस की संख्या बड़ी, इसलिए -8/15 ये आएगा। और हमारे पास इस तरफ में क्या है, x/3 है। अब इसको हम अलग से लिख सकते हैं, x गुना 1/3 लिख देते हैं आपको समझाने के लिए।
तो क्या हो जाएगा, ये 3 इस तरफ में जाएगा तो पलट जाएगा, तो ऋण 8/15 गुना 3/1 हो जाएगा, इस तरह से आएगा। अब 3 से 15 कट सकता है, 3 से 15 कितने बार कटेगा, 3 5 15, तो ये 5 बार कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15, ये 5, तो उत्तर अपने पास आ जाता है, x का मान अपने पास आ जाता है ऋण 8/5, ऋण 8/5 इसका आंसर आता है। तो इसी तरह से हमको सवाल हल करना है। मैं आपको और आगे की विधि, अब कुछ अनुप्रयोग इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम अब बात करते हैं कुछ अनुप्रयोग में मतलब हमें दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग जो हो रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो अब अगला प्रश्न हम उस पर लेंगे कि भाई कोई संख्या कितने जोड़ा जाए, कितना घटाया जाए तो क्या आएगा, इस तरह के सवालों पे अपन चर्चा करते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो हम कुछ अनुप्रयोग जो है उस पर चर्चा करते हैं। अनुप्रयोग है ना, अनुप्रयोग, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आप देखें, इसमें एक सवाल दिया हुआ है उदाहरण का कि परिमेय संख्या ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो जाए, है ना। मैं प्रश्न लिख देता हूँ। प्रश्न है कि परिमेय संख्या ऋण 7/3 में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो जाए। तो देखेंगे ऐसे हल करते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये सवाल, अभी आपको उदाहरण के सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं, तो अब उदाहरण के सभी सवाल हल करना है। मैं कुछ ही सवाल लूँगा उदाहरण के, बाकी प्रश्नावली के सवाल लूँगा। तो आप लोगों को उदाहरण के पूरे सवाल हल करना है, परीक्षा की दृष्टि से और अपने खुद की समझने की दृष्टि से। उदाहरण तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप उदाहरण के पूरे सवाल हल करेंगे और परीक्षा बाकी सवाल तो अपन कर ही रहे हैं हल। और जो भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, बताएं कि इस प्रश्नावली के ये सवाल में समस्या है, तो अपन उसी सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो देखेंगे। तो ऋण 7/3 में क्या जोड़ा जाएगी, 3/7 प्राप्त हो जाए। बहुत सरल सवाल है। इसमें क्या जोड़ा जाए, इस शब्द में क्या क्या याद करना है, क्या जोड़ा जाए। तो हम वही संख्या को मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम माना कि x जोड़ने पर या x जोड़ा जाए, पूरी नहीं लिखते हैं, x जोड़ा जाए, है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। हम ये मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। तो अब x जोड़ते हैं तो प्रश्नानुसार परिमेय संख्या के दुगने में क्या जोड़ा जाए, कि इसमें एक मिनट, इस सवाल में जो लिखा हुआ है कि 7/3 में के दुगने में क्या जोड़ा जाए, के दुगने में क्या जोड़ा जाए, है ना। तो 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए, तो मतलब प्रश्नानुसार हो जाएगा ऋण 7/3 इसका दुगना मतलब 2 गुणा कर दो उसका, और उसमें क्या जोड़ा जाए। तो हमने जोड़ लिए x और हमारा उत्तर आ गया 3/7। ये हमारे पास एक पूरा समीकरण तैयार हो गया। अब हम जो समीकरण तैयार हो गया, अब इसे हल करना है। बस हल करके हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। हमें जो x की वैल्यू ज्ञात होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप देखेंगे, मैं इसे हल करता हूँ। इसे हल करने में 2 का गुणा करें तो 7 दूना 14/3, यहाँ x हो गया, यहाँ पे आ गया अपना 3/7। अब 3/7 जो लिखा है वो रहने देंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे तो धन हो जाएगा 14/7। अब यहाँ पे 7 दोनों तरफ नीचे हर समान है, 7 ले लेंगे नीचे,
और यहाँ हो जाएगा 7 का 7 में भाग दिए एक बार 1 आएगा, 3 1 में 3 का गुणा की 3 आएगा। इसी तरह 7 का 7 में भाग दिए 1 आएगा, 1 का 7 14 में गुणा की 14 आ जाएगा। 14 और 3 कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, 17/7। और यहाँ पे x चल रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 17/7, है ना। हमारा आंसर क्या जाता है? 17/7। 1 मिनट, कहीं कुछ गलती हो रही है क्या? देखेंगे यहाँ पे हमने 7/3 लिखे हैं और यहाँ पे देखो दोनों तरफ में कहीं ना कहीं गलती हो गई है। फिर से हम सवाल आपको फिर से बता देते हैं। 7/3, हाँ ठीक है, ये 3 लिखा था यहाँ पे गलती हो गई हमसे। हमने क्या, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है यहाँ पे। ये क्या लिए हैं? 7 दूना 14 हो जाता है, 14/3, 14/3 जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे हम लघुत्तम जब लेंगे तो जब दोनों संख्या हैं अलग अलग हैं तो इनका पहाड़े में नहीं आता, तो ये 7 गुना 3 इस तरह से रख देते हैं हम। अभी 7 का 7 भाग 7 कट गया, 3 का 3 में गुणा कि 3 तरह करना हो, या ऐसा कर सकते हैं, इसमें लिख सकता हूँ मैं 3 गुना 3, फिर यहाँ धन 3 का 3 में भाग 3 घट गया, 14 गुना 7, तो ये हो जाएगा 9 7 चौक 8 98/7 21। इन दोनों को हमने हल किया तो क्या हो जाएगा? 9 और 8 17 10 107/21। ये आएगा उत्तर। क्या आएगा? 107/21। हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दिए थे, है ना। तो ये अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, ये कन्फ्यूज़न यही 3/7 और 7/3 में कन्फ्यूज़न। नीचे 3 लिखा है हमने, नीचे दोनों तरफ 7 लिख दिए थे। अब देखिए नीचे 3 ही रहेगा, 3 इधर जाएगा और फिर इसको हल करेंगे आगे। तो आप ध्यान से देखें, एक बार फिर से समझाता हूँ मैं कि भाई हमने माना क्या कि हमें x जोड़ना चाहिए, जो इसमें जोड़ना है उसे हमें मान लेना है। मान लेने के बाद हम x जोड़ देते हैं उसमें। तो प्रश्नानुसार इस संख्या के ऋण 7/3 के दुगने, इस संख्या के दुगने कर दिए। मैं x जोड़ दिए हमने, x जोड़ने पर उत्तर आता 3/7। इसे हल करते हैं, 7 दूनी 14, ऋण 14/3 धन x बराबर 3/7। अब ये ऋण 14/3 इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम। पक्षांतर करने पर हो गया, तो यहाँ पक्षांतर कर दिए हमने। अब नीचे जो हर है, हर समान नहीं है, हर समान है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, गुणा कर दिए। अब 7 से 7 कट गया, बचा 3, 3 का 3 में गुणा कर दिए, ये लिख दिए। अब ये 3 का 3 इधर भाग दिए, 3 से 3 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 का 14 में गुणा कर दी, तो ये लिख दिए। इसे हल करें, ये हमारे पास उत्तर जाता है 107/21। तो इस तरह से हमें सवाल हल करना है ना। अब आपको इसी तरह से मैं प्रश्नावली का एक खास सवाल और लेता हूँ। प्रश्नावली का सवाल लेता हूँ आपको कि भाई प्रश्नावली का सवाल, पहला सवाल लेते हैं। यहाँ प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं हल, प्रश्नावली 2.2 हल कर रहे हैं। उसका पहला सवाल लिखते हैं कि अगर आपको किसी संख्या में, या हम लेते हैं ये एक अच्छा दूसरा सवाल लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। ये सवाल ये लिखा है, पहला सवाल, अगर आपको किसी संख्या में 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करें तो 1/8 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हमें सवाल प्राप्त हो जाएगा वो। हम एक नया सवाल लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप 4 सही 2/15 है ना। तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे बताते हैं आपको। ये सवाल कुछ नया है और ऐसे ही सवाल परीक्षा में आएंगे, तो आप लोग घबराना नहीं है। आप लोगों जो भी समस्या है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं उसे, और मुझे बताएं, तो मैं उसी चीज़ में फोकस करते हुए आपको समझाऊं, ताकि आपको समस्या ना बने, आगे समस्या ना हो। तो आप देखें, मैं आपको ये सवाल बहुत इजी वे में बताता हूं। अपने पास सवाल लिखा हुआ है कि भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज,
बाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, इसको मैं आराम से त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है, मतलब एक भुजा। आधार मतलब एक भुजा कितने दिए हैं, 4/3, 4/3 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया हुआ है, इसमें परिमाप भी दिया हुआ है। उसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 4 सही 2/15 ये सेंटीमीटर दिया परिमाप है। मतलब एक जो दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, इस तीसरा नंबर का सवाल है प्रश्नावली 2.2 का। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, परिमाप उसका ये दिया हुआ है। तो उसकी बराबर भुजा का मान याद करो। हमें क्या याद करना है, उसकी बराबर भुजा का मान याद करना है। अब इस सवाल को हल करने से पहले हमें परिमाप क्या होता है ये समझना जरूरी है। परिमाप मतलब उस संख्या का क्षेत्र, आसपास की जो रेखा उसका मान होता है, योग होता है। परिमाप जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये तीनों भुजाओं का योग। यहाँ से हम एक धागा लेंगे और यहाँ पूरा बांध देंगे, तो इस जितने दूरी निकलेगी वो उसका परिमाप हो जाएगी। एक वृत्त है, वृत्त का परिमाप ये गोला रहेगा। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग होगा परिमाप, ऐसा होता है। तो ये तीनों भुजाओं का अपने पास योग होता है, उससे हम क्या कहेंगे, परिमाप कहते हैं, है ना, जो उनकी भुजाओं का योग होता है। तो हमारे पास त्रिभुज, ये त्रिभुज समद्विबाहु नहीं, सिर्फ त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ए धन बी धन सी, ये तीनों भुजाओं का योग हमने कर दिए। अब हमारे पास जो समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा बाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 भुजाएं एक सी हो जाएंगी, है ना। 2 भुजाएं एक सी हो जाएंगी मतलब ए धन ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सीच, तो ये दोनों हो जाएंगे 2a धन सी। मतलब इसका क्षेत्रफल, परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। तो परिमाप हो गया 2a धन c। अब हमारे को जो बोला है उसकी बराबर भुजा का मान ज्ञात करना है। तो बराबर भुजा मतलब क्या हो गई, a हो गई, a और अपन ने b सबको a ही मान लिए, ये सब बराबर भुजा हो गई। ये बराबर भुजा, इसको मान लेते हैं अपन x। तो यहाँ लिख देते हैं माना कि बराबर भुजा का मान x है। तो 2 भुजाएं बराबर हो गई, तो परिमाप में 2 भुजा बराबर हो गई, मतलब a बराबर अपन ने x मान लिए, मतलब x हो गए। और c जो है वो आधार हो गया, दूसरी भुजा, एक भुजा अपने पास आधार c है। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमाप क्या हो जाएगा, a मतलब x और a मतलब x और c मतलब हमारे पास क्या हो गया, 4/3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2x धन 4/3, परिमाप का मान कितना दिया हुआ है, 4 सही 2/15। अब 15 को, इस सही बटे को हमें तोड़ना है, ये भी आना चाहिए आपको। हमारे छोटे दर्जे के जो बच्चे हैं उनको ये बात नहीं आती है कि कैसे होता है, तो इसको मैं आपको अलग से समझाता हूँ। 4 सही 2/15, तो ये 15 जो है 15 का 4 में गुणा है, 15 चौके 15 गुणा 4, और इसमें ये 2 ऊपर है, ये शेषफल है, ये इस तरह से कुछ है। तो 15 चौके 60 धन 2, मतलब 60 धन 2, मतलब हो गया ये
62/15। अब हम 62 में जब 15 का भाग देंगे तो 4 बार पूरा पूरा चले जाएगा, 15 चौके 60, तो 4 बार चले जाएगा तो 4 हम बाहर लिखते हैं और जो शेषफल बचता है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, 2 बचता शेषफल बटे 15। तो ये इस तरह से ये बदल जाता है और इस तरह से ये बदल जाता है। तो आप जो भी बच्चे हमारे सही बट्टे को तोड़ना समझ लें, सही बट्टे को इस तरह से तोड़ना है। सही बट्टे तोड़ना आ गया तो कुछ आगे की प्रक्रिया बनेगी, नहीं तो यहाँ पे ये पिक्चर उलझ जाएगी, यहाँ पे अपन नहीं कर पाएंगे आगे। तो सही बट्टे इस तरह से तोड़ेंगे अपन, ठीक। अब हम ये प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। तो इसको हमने तोड़े तो क्या आ गया, 62/15, हमारा 62/15 ये आ चुका है। और यहाँ पे 2x धन 4/3 ये है। अब इसको मैं इस तरफ से लिखता हूँ, तो हमारे पास जो समीकरण बना है वो बन गया है 2x धन 4/3 बराबर 62/15। ये समीकरण बन गया हमारे पास। अब हम इसे हल करेंगे, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, 62/15 और इस तरफ हो जाएगा 2x। अब हम इसे जब हल करेंगे तो 15 इसका लघुत्तम हो जाएगा, 15 का 15 में भाग दिए एक बार गया, 62 आ गया। और यहाँ पे हम 3 का 15 में भाग दिए 5 बार गया, 5 दिया 15, 5 का 4 में गुणा किए, 4 में 5 का गुणा कर दिए, तो ये 62 ऋण 20/15, 62 में से 20 गए तो आ गया 42/15। अब यहाँ पे 2x चल रहा है साथ में। अब यहाँ पे हम x का बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 42/15। अब x जो है यहाँ 2/1 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। 2 का जब भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 1/15 x, इस तरह से माना जाएगा। तो 21/15 हमारे पास आंसर आता है। 21/15 क्या आंसर आता है, 21/15 हम इसमें जोड़ेंगे, इसमें 2 बराबर संख्या 21/15 हो गई। मतलब परिमाप जो है हमारे पास संख्या क्या आ गई, दो माप क्या हो गई, a बराबर हो गया 21/15, b बराबर हो गया 21/15 और c बराबर जो माप दी हुई है 4/3, 4/3 ये इस तरह से दिया हुआ है ना। आप लोग समझ गए इस सवाल को। हमारे पास a का मान 21/15, b का मान 21/15 और c का मान आ गया 4/3, क्योंकि a और b बराबर है ना। क्योंकि हमारे पास जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब शब्दों से ही पता चल रहा है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। इसी तरह से हमें बहुत सारे सवाल हल करना है। एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ। एक लिखा हुआ है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो उस सवाल के जो गुणज हैं उनको अपने को मान याद करना है। तो आप इस सवाल को भी समझें। और भी बहुत सारे सवाल हैं, पर ये 2-3 सवाल में इम्पोर्टेंट जैसे लग रहे हैं मुझे, ये बताता हूँ। और कल हम और इन सवालों पे चर्चा करेंगे। बाकी हम एक और सवाल लेते हैं। देखें, ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। यहीं कहीं समस्या होगी तो बिल्कुल बताएंगे आप लोग। बहुत सारे सवाल इसमें और बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं। आप लोग इसे सीखेंगे करना, घर में प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाल हल कर पाएंगे। प्रैक्टिस पे ही सवाल हल होते हैं। गणित प्रैक्टिस मांगता है। आप लोग घर में मोर प्रैक्टिस करें, बहुत अधिक प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम आगे सवाल करते हैं। एक सवाल है प्रश्न नंबर 7।
8 के 3 लगातार गुणजों का योग, 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो क्या याद करना है हमें? तो गुणजों की संख्या, गुणजों को याद करें। गुणजों को याद करें, है ना, ये हमको याद करना है। तो आप गुणज का मतलब क्या समझते हैं आप? गुणज मतलब गुणा, हम जो गुणा करते हैं उसको हम गुणज कहते हैं। अब गुणज है तो देखें, हम एक आपको संख्या रेखा में दिखाते हैं कि भाई 8 का पहाड़ा हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, है ना। इस तरह से बहुत सारे गुणज बनते जा रहे हैं। एक बार गुणा किए तो 8 एकम 8, 8 दो में गुणा किए तो 16 हो गया। अब हमें ये नहीं मालूम है कि कितने बार गुणा करेंगे लगातार, इसका हमें ये है। तो वह हम यहाँ पे वह हमने मान ली x। अब यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है 16, इसमें 8 जुड़ा हुआ है। ये पहली संख्या में 8 जुड़ा हुआ है, मतलब हम x में अगली संख्या x धन 8 ले सकते हैं। उसकी अगली संख्या हम x धन 8 धन 8 ये ले सकते हैं। उसकी अगली संख्या हम x धन 8 धन 8 धन 8। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इसके अगली संख्या में हम 8 जुड़ा हुआ है, उसकी अगली संख्या में 8 और 8 जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हमने ले लिए। तो यह हमने ले लिए, तो ये मान लेते हैं हम, माना कि 8 के गुणज x है। एक गुणज क्या है? पहला गुणज x का पहला गुणज का मान लेते हैं। पहला गुणज क्या है? x है। तो अगला गुणज क्या होगा? अगला गुणज क्या हो गया? x धन 8। फिर उसके बाद अगला गुणज उसका, अगला गुणज x धन 8 धन 8। तो इस तरह से हम उसमें गुणज जो होते हैं उसके बढ़ते जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो गुणज हो रहे हैं, वो जो गुणज हैं वह क्या है? उसमें गुणा करने वाली संख्या, मतलब पहाड़ा समझ लो आप उसको अपने बच्चों की भाषा में। पहाड़ा, जो हम पहाड़ा बच्चों को पढ़ाते हैं उसे ही हम गुणज कहते हैं। अब जैसे 2 के गुणज बात करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे अपन, है ना। 3 के गुणज, 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे अपन। तो ये पहाड़ा है एक प्रकार से। तो 8 का गुणज मतलब 8 का पहाड़ा। अब 8 का जो पहाड़ा हमने लिखे हैं इसमें, तो 8 का पहाड़ा जो लिखे हैं इसमें, अब हमें ये नहीं मालूम कि पहाड़ की कौन सी बात यहाँ पे लिखी गई है कि इनका योग इतना है। तो उसी चीज़ को हमने मान लिया x धन 8, x धन 8 धन 8। तो अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार हो जाएगा x धन 8, ये एक हो गया। फिर x धन 8 धन 8 दूसरा हो गया। तीनों का योग कितना बोलता है वो? 8 8 8 888। अब हमें इसे हल करना है ना। 888 हो गया है। अब देखेंगे आप कि 3x है इसमें, 1x 2x और 3x। तो इनको x को पास में लिख देते हैं। अब बचा कुचा उनको पास में लिख देते हैं। 8 1 8 2 8 3 8 बराबर 3x है, तो 3x हो जाएगा। यहाँ 1 लिखा रहता, कुछ नहीं लिखा रहता, मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा, तीनों को जोड़ दी तो 3x हो गया। धन 8 8 और 8 16 और 8 24 हो गया। यहाँ पे 888 हो गया। अब हम 24 का पक्षांतर कर देते हैं, तो 888 ऋण 24, यहाँ पे अपना 3x। अब 24 घटा देते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6 और 8,
3x बराबर, अब क्या आया 3x बराबर क्या आ गया अपने पास 864। तो x बराबर क्या जाएगा 864/3, 864/3। 3 का हम जब भाग देंगे 864 में तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3x बराबर ऐसा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार गया। फिर यहाँ बचा 2 बचा 2, 26 हो गया। फिर 2 3 3 8 24, फिर 3 8 24, तो ये आ गया 288। x बराबर आ गया इतना। अब हम इसके दूसरे मान निकालेंगे x धन 8 में। तो x धन 8 दूसरा वाला, तो क्या हो जाएगा 288 धन 8। तो 8 और 8 16 86 का 1 और 9 296। ये सेकंड वाला दूसरा, ये दूसरा पात, दूसरा जो है गुणज कितना आ गया 296। तीसरा गुणज, इसमें फिर 8 जोड़ देंगे। तीसरा कैसे हो जाएगा x धन 8 धन 8, मतलब 288 धन 8 धन 8, 8 9 10 304, है ना। तो अपने पास जो उत्तर आते हैं, पहला आंसर आ गया अपने पास, पहला वाला क्या आया 288, ठीक। दूसरा वाला क्या आया सेकंड नंबर का 296, और तीसरे नंबर का क्या आया 304। ये 3 हमको उत्तर मिल गए। इन तीनों को जब हम गुणा करेंगे, तीनों को हम जोड़ेंगे तो 888 आना चाहिए। आप चाहें तो इन सब का योग करके भी देख सकते हैं। हम आपको करके दिखाते हैं। 288, 296, 304, 6 4 10 और 8 18 के 8 हासिल का 1, 9 और 8 17 और 1 18 के 8 हासिल का 1, 3 और 3 2 5 6 7 और 1 8, ये आ गया। तो हमारा उत्तर सही है। इस तरह से आप चाहें तो उसका क्रॉस चेक, मतलब उसका जांच भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से सवाल हल करें। प्रश्नावली 2.2 आप सवाल हल करें। कल हम प्रश्नावली 2.2 के और भी सवाल पे चर्चा करेंगे, है ना। आप लोग इसके सवाल हल करें। इसके और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। इसमें कम से कम 16 सवाल दिए हैं, और उसके बाद हम आगे की प्रश्नावली हल करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। अब यह क्लास रेगुलर की जाएगी, और यह क्लास रेगुलर के साथ में एक समय निर्धारित किया जाएगा। सुबह मॉर्निंग टाइम में लाइव क्लास ली जाएगी। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें, और कल से बिल्कुल ये क्लास रेगुलर होगी। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद।